हेलो एवरीवन। वर्ग 10वीं के गणित विषय के फर्स्ट वीडियो में सभी का स्वागत है। प्यारे छात्र छात्राओं, अभी की जैसा कि हमारा पूरा देश कोरोना से जूझ रहा है, लड़ाई कर रहा है, ऐसे में थोड़ा पढ़ाई बाधित हो गया है। फिर भी हमें अपने भविष्य की चिंता करते हुए अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखना है और इसी कारण आज हम पहला वीडियो लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। वीडियो को सभी बच्चे अंत तक देखेंगे, सभी छात्र छात्राएं ध्यानपूर्वक वीडियो को देखेंगे। आपको वीडियो देखने के बाद हर एक चैप्टर का अच्छा से क्लियरेंस हो जाएगा। प्यारे छात्र छात्राओं, वर्ग 10वीं में आपके कुल 15 चैप्टर है, जिसमें कि पहला चैप्टर आपका है वास्तविक संख्याएं। चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्याएं। सबसे पहले हम लोगों को चैप्टर का मतलब जानना चाहिए कि वास्तविक संख्या कहते किसे है। उसके बाद चैप्टर अध्ययन करने के पहले हमें उससे रिलेटेड कुछ पूर्व ज्ञान का जानकारी होना आवश्यक होता है। उसके बाद ही हमें चैप्टर में इन्वॉल्व होना चाहिए। तो मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है कि अच्छा से समझा देना, ताकि आप घर बैठे ही अपने सारे चैप्टर को ठीक से हल कर लें। तो बच्चों, चैप्टर का नाम वास्तविक संख्याएं है। आपको जिज्ञासा हो रही होगी कि ये वास्तविक संख्या कहते किसे हैं, क्या है वास्तविक संख्या, क्यों पढ़ेंगे इस चैप्टर को। तो प्यारे छात्र छात्राओं और वीडियो देख रहे मेरे सभी साथियों, वास्तविक संख्या आज तक आप जितने भी संख्याओं से परिचित हुए हैं, आप अपने को वर्ग 10वीं तक ही रख के देखिएगा। अभी तक आप जितने भी संख्याओं से परिचित हुए हैं, सभी संख्याओं को वास्तविक संख्या कहते हैं। ये कहीं कोई डिफिनेशन वाली बात नहीं है, मैंने अपने एनालिसिस के साथ ये बात कह रहा हूं। अब अगर किताबी बातें, अगर किताबी तरीके से अगर जानना हो कि वास्तविक संख्या क्या है, किसे कहते हैं, तो ऐसी संख्याएं जिसका वर्ग एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त हो जाए, सभी के सभी वास्तविक संख्या कहलाते हैं। जैसे 3.2 वास्तविक संख्याएं है, 3 वास्तविक संख्याएं है, 1 वास्तविक संख्याएं है, 2 वास्तविक संख्या है, √3 भी वास्तविक संख्याएं है, √5 भी वास्तविक संख्याएं है, √7 भी वास्तविक संख्याएं हैं। प्यारे बच्चों, आप इसके बारे में अलग से एक चीज जानते हैं कि ये सभी के सभी अपरिमेय संख्याएं और ये सभी परिमेय संख्याएं। तो आप ये इस तरह से भी कह सकते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के कलेक्शन को भी हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। सभी परिमेय एवं अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। इस तरह से भी आप डेफिनेशन दे सकते हैं। तो डेफिनेशन कोई भगवान द्वारा सृजित किया हुआ नहीं होता है, ये हमारे आपके बीच में ही कोई अनुभवी लोग उसको लिखते हैं और जिसको हम लोग डिफिनेशन के तौर पर देखते हैं। तो वास्तविक संख्याओं का डिफिनेशन आप कई तरीकों से निकाल सकते हैं। तो क्या है वास्तविक संख्या है, हम लोग सिंपल तरीके से समझेंगे। वह सभी संख्याएं जिनका वर्ग एक धनात्मक पूर्णांक हो, उसे वास्तविक संख्याएं कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब आज तक जितना भी संख्या हम लोग पढ़े हैं, सबके सब वास्तविक संख्या ही है। तो क्या इस चैप्टर को पढ़ने का मकसद सिर्फ इतना ही है कि वास्तविक संख्या क्या है? नहीं, वास्तविक संख्याओं से संबंधित कुछ हम लोगों को अनुप्रयोग सीखना है, यानी वास्तविक संख्याओं को लेकर के उसके साथ कुछ हम लोग के कुछ ऑपरेशन करना है, उसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना है। तो इस चैप्टर में कुल 3 प्रश्न पूछे जाते हैं वर्ग 10वीं के बोर्ड एग्जाम में, और एक प्रश्न होते हैं 1 अंक के, एक प्रश्न होते हैं 2 अंक के और एक प्रश्न होते हैं 3 अंक के। वो हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले हम चैप्टर को एनालिसिस करेंगे, बाद में क्या क्या प्रश्न और कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं सारी चीज वीडियो में दे दूंगा। हाँ, तो प्यारे बच्चों, वास्तविक संख्याओं का एक ऑपोजिट भी संख्या होता है जिसे हम लोग कहते हैं अवास्तविक संख्याएं।
या नहीं तो काल्पनिक संख्याएं। हालांकि वर्ग दशम के चैप्टर से इसका कोई लेना देना नहीं है। अवास्तविक संख्याओं से कोई भी प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। फिर भी मैं इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दे दूंगा, और वो इसलिए दे दूंगा ताकि कुछ लोग अगर जो वीडियो देखेंगे, जिनको वर्ग दशम का एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है, जिनको अपना बेस स्ट्रॉन्ग करने का होगा, वो भी अगर वीडियो को देखेंगे तो उनको काफी हेल्पफुल होगा। आप सभी को जानते हैं वास्तविक संख्या है। सभी को संख्या रेखा पर आप इंडिकेट कर सकते हैं, यानी दर्शा सकते हैं। अब देखिए, मैंने अभी थोड़ा देर पहले कहा कि वे सभी संख्याएं जिनका वर्ग एक धनात्मक पूर्णांक हो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। अगर ऋणात्मक पूर्णांक हो जाए तो उसी को अवास्तविक संख्याएं कहते हैं। हालांकि अभी तक वास्तव में यूज में वैसी कोई संख्या है नहीं, लेकिन हम लोग मान लेते हैं कि कोई एक इमेजिनरी नंबर है जिसका स्क्वायर माइनस है, ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं अवास्तविक संख्याएं। अब इसको और अच्छा से हम लोग समझेंगे कि कैसे इसकी उत्पत्ति हो गई, क्यों अवास्तविक संख्याओं के बारे में जानने की आवश्यकता हमें पड़ गई, देखेंगे। देखिए, अगर आप 4 का वर्गमूल निकालते हैं तो इसका वैल्यू आता है +-2, लेकिन अगर -4 का वर्गमूल निकालते हैं इसका वास्तविक स्क्वायर रूट यानी रियल स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है। ऐसे में क्यों नहीं पॉसिबल है, तो जरा ध्यान देंगे। आप 4 का वर्गमूल निकालते हैं तो आप इसको फैक्टराइज करते हैं 2 × 2, तो 2 पेयर में है इसलिए 102 बाहर आ जाता है। चाहे तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं -2 × -2, तो -2 भी इसका स्क्वायर रूट हो जाता है, यानी 4 का स्क्वायर रूट +2 एंड -2 दोनों होता है। लेकिन अगर -4 का स्क्वायर रूट हमें निकालना होता है तो हम भी अभी भी वही काम करेंगे जो 4 के लिए किए थे, इसका फैक्टराइज करेंगे -1 × 2 × 2। तो आप देख सकते हैं कि 2 का पेयर हो गया है, लेकिन -1 पेयर में नहीं है, ये सिंगल में है, तो ये इसका स्क्वायर रूट पॉसिबल नहीं है। तो अभी हमने यहाँ लिखा था, देखिएगा i² = -1 लिखे थे कि नहीं, कैसे उत्पत्ति हुआ था। अब देखिए, इसी के जगह पर मैथमेटिशियन ये मान के चले कि यह भी किसी न किसी का स्क्वायर होगा, और किसका होगा पता नहीं, तो ये पूर्णतः इमेजिंग किया हुआ चीज है, इसलिए इमेजिंग शब्द से आया है इमेजिनरी। और इस तरह से यहाँ लिख दिया गया i² × 2 × 2। आप देखेंगे i² से i बाहर आ जाएगा क्योंकि यह पेयर में हो गया, 2 × 2 से 2 बाहर आ जाएगा, और इस तरह से इसका वैल्यू आ गया 2i, यानी -4 का स्क्वायर रूट होता है 2i। इसी को कहा जाता है इमेजिनरी नंबर। हालांकि आपके चैप्टर में इसका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसी तरह के कॉन्सेप्ट से सवाल किए जाते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। पढ़ने के पहले हमें कुछ पूर्व ज्ञान को जानना आवश्यक है। प्यारे बच्चों, आप मोसो निकालने जानते थे पहले 2 तरीकों से। जब आप गणित स्टार्ट किए थे उसमें अगर मोसो सीखे थे तो उसमें आपके गुरुजी ने आपको भाग विधि द्वारा मोसो सिखाया गया हो। देखेंगे 13 और 27 का अगर आपको मोसो निकालना होता था तो आपके शिक्षक 13, 27 इसको भाग विधि द्वारा ऐसे निकालते थे। इस तरह से इसका मोसो हो गया 13। कितना हो गया? 1। सॉरी, इसका मोसो कितना हो गया? 1। जब आप बड़े हो गए तो आप इसी का फैक्टराइज किए, जिसको हम लोग कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। 13 को 1 × 13, 27 को 1 × 3 × 3 × 3। आप देखिए दोनों में हाईएस्ट कॉमन सिर्फ और सिर्फ 1 है, इसलिए इसका HCF आ रहा था 1। इसके बाद आपने इस विधि का इस्तेमाल किया, लेकिन इस चैप्टर में भी हमें HCF निकालने सीखना है और एक नई विधि के द्वारा सीखना है, जिस विधि का नाम है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम।
यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है वो देखेंगे। अभी देखिए यहाँ पर हम लोग जो मौसम निकाले इसमें भी दो संख्या है, इस विधि से जो निकाले इसमें भी दो संख्या है, हालांकि इसमें अधिक भी हो सकते हैं। तो दो संख्याओं में से एक संख्या बड़ा होता है, एक संख्या छोटा होता है, ठीक है, एक बड़ा एक छोटा। तो यूक्लिड महाशय ने क्या किए कि उन्होंने भी दो संख्याओं में से एक संख्या को a नाम दिया और दूसरी संख्या को b नाम दिया और बताया कि अगर आप a को बढ़ा लेते हैं, बड़ी संख्या को a लेते हैं, छोटी संख्या को b लेते हैं, तो इस फॉर्मूला के द्वारा भी HCF निकाला जा सकता है। a = b³ + r, यही है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। इसके साथ एक कंडीशन जोड़ा गया, वो कंडीशन क्या है देखेंगे। b greater than r and r greater than = 0। आपको लग गया होगा कि ये तो बहुत नया चीज हम लोग देख रहे हैं। ये नया नहीं है, ये बिल्कुल पुराना शब्द ही है। देखिए आप अभी 13 और 27 का मौसम निकाले थे भाग विधि द्वारा। यहाँ 13 रखे थे, यहाँ 27 रखे थे, 13 दूना 26। ऐसा होता है क्या आप 13 एकम 13 एक बार पढ़े और यहाँ 14 बच जाए? ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ, नहीं हुआ ना। हम वहां तक जाते हैं जब तक कि शेषफल इससे कम नहीं बचे। भाग देने का नियम है कि आप जिस संख्या से भाग दे रहे हैं शेषफल उस संख्या से कम हो। तो जिस संख्या से भाग दे रहे हैं इसका नाम b है। क्या नाम है? b। और जिस संख्या को भाग दे रहे हैं उस संख्या का नाम a होता है। यूक्लिड ने देखिए लिखा है a greater than b, यानी b छोटा है, b छोटा वाला संख्या को और a बड़े वाले संख्या को नाम दीजिए। और जो बचता है इसको हम लोग कहते हैं रिमाइंडर, और इसको लिखा जाता है r। क्या लिखा जाता है? r। आप देखेंगे कि ये इससे छोटा ही बचता है। बचता है कि नहीं? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। इसलिए कंडीशन है कि b greater than r, मतलब यह हमेशा इससे बड़ा होना चाहिए, यह हमेशा इससे बड़ा होना चाहिए। r greater than = 0, मतलब शेषफल हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, 0 से कम नहीं होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब माइनस में नहीं होना चाहिए। 0 से बड़ा होना चाहिए का मतलब हुआ कि वो माइनस में नहीं होना चाहिए। तो बस वही चीज है। यही भाग का कॉन्सेप्ट को इन्होंने एक नए तरीके से लिख दिया और नाम दे दिया यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है बच्चों, तो इस पर हम लोग कुछ सवाल पढ़ेंगे। अब कुछ बच्चों को और उत्सुकता हो रही होगी कि हमें और अच्छा से जानना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो बिल्कुल आप अपनी उत्सुकता कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं। हमें जब फुर्सत होगी तो हम आपके द्वारा लिखे गए कमेंट को पढ़ेंगे और आपके प्रश्न को हम हल करके भेज देंगे। देखिए यूक्लिड डिवीजन, अगर आपसे पूछा जाए कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, तो आपको स्पष्ट बोलना है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम किन्हीं दो संख्याओं a और b के बीच HCF निकालने की एक कलन विधि है, कैलकुलेटिंग मेथड। कैसा मेथड है? कैलकुलेटिंग मेथड, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन होता है इसलिए इस मेथड का नाम है कैलकुलेटिंग मेथड। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम किन्हीं दो संख्याओं a और b के बीच HCF निकालने की एक कलन विधि है जो इस प्रकार है, a = b³ + r। अभी इसके बारे में हमने स्पष्ट कर दिया है कि ये क्या है, कहां से इसकी उत्पत्ति हुई है। ठीक है, वेयर, यहां पर कंडीशन लिख सकते हैं, वेयर b greater than r greater than = 0। हिंदी वाले लिखेंगे जहां b greater than r and r greater than = 0 हो। बस यही है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। अब सवाल उठता है कि एग्जाम में कैसे पूछे जाएंगे, उसके लिए भी है। एग्जाम में पूछे जाएंगे किन्हीं दो संख्याएं 25 और 375 के बीच HCF ज्ञात कीजिए, या 25 और 380 दे देते हैं। चलिए 25 और 380 के बीच HCF ज्ञात करें। तो आपको कैसे लिखना है एग्जाम हॉल में वो देखिए। इसमें बड़ा वाला कौन है? 380। छोटा वाला कौन है? 25।
आप इसे ए नाम देंगे और इसे बी नाम देंगे। एग्जाम में ऐसे लिखेंगे, माना कि a इक्वल टू 380, b इक्वल टू 25, कोई दो पूर्णांक है, कोई दो पूर्णांक है, तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर से, a के जगह पर आप कितना लिखेंगे 380, b के जगह कितना लिखेंगे 25। अब देखिए 25 से 380 कितने बार में डिवाइड होता है, 10 बार में 250, ठीक है, कितना बच गया 130, 25 बचे 125, यानी 15 बार जाएगा। कितना बार जाएगा 15 बार। कितना बच जाएगा 375, 5 बच जाएगा। कितना बच जाएगा 5। फिर अब की बार 25 आ जाएगा यहाँ पे, इस तरह भाग देते थे ना, इस तरह 25 और 380 भाग देते थे 25, 15 बार भाग लगा, हो गया 375, यहाँ बच गया 5, तो 5 से अब की बार यहाँ 25 को भाग देते हैं। देखिए इससे छोटा है, रूल फॉलो कर रहा है। अब 5 से 25 5 बार में गया, ICF हो गया 5। यहाँ भी वही चीज है। नेक्स्ट टाइम देखिए 25 यहाँ आ गया, यानी 25 एक के पोजीशन पे आ गया, और अभी जो शेषफल है 5, नेक्स्ट स्टेप में ये भाजक बन जाता है, यानी B के जगह पर आ गया, A के जगह पर आ गया B, और B के जगह पे आ गया R। 5 से 25 कितने बार में जाता है, तो 5 बार में। 5 इंटू 5 25 प्लस 0, इस तरह, इसलिए हम लिखेंगे HCF बराबर 5। 3 अंक के सवाल है ये, इसमें 3 अंक मिलते हैं। इसमें हो सकता है आपको थोड़ा सा लंबा प्रोसेस वाला सवाल दे दे, यानी 3-4 स्टेप में बनने वाला। मेरा जो है 2 स्टेप में बन गया, इससे बड़े भी सवाल होते हैं। तो हम कुछ क्वेश्चन डाल देंगे लास्ट में, इसका एक कमेंट बॉक्स में आप भेजिएगा, उसमें हम इसका सॉल्यूशन दे करके भेज देंगे, और बुक के भी सवाल हम बताएंगे। ये तो एग्जाम्पल हम बता रहे हैं। इस तरह से एक सवाल पूछे जाते हैं कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से किन्हीं दो संख्याओं ए और बी के बीच HCF ज्ञात करें। ठीक है बच्चों, अब इसके कुछ प्रश्न हैं, आप इसको बना लेंगे ध्यान से। देखिए, आप बुक को भी देखेंगे, बुक के भी प्रश्न को इसी तरह से टेली करके बना लीजिएगा। एक प्रश्न हम देते हैं 225 और 1350। दूसरा प्रश्न है 196 और 38,225। 56 और 765। 82 और 8540। इन चारों सवालों को आप बना लेंगे तो ये आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की सहायता से HCF क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो हर हाल में आता है, हर एक एग्जाम में आता है और जरूर आता है। वो संख्या वो क्या है, देखिए अभी जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम हम लोग पढ़े किसे कहते हैं, उसी से आधारित प्रश्न होता है। उसका न्यूमेरिकल नहीं है, वो उसी के कॉन्सेप्ट से एक दूसरा थ्योरम टाइप का ही होता है। तो उसका नाम है कि सिद्ध कीजिए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। या नहीं तो सिद्ध कीजिए कि कोई भी धनात्मक सम पूर्णांक 6q या 6q+2 या 6q+4 के रूप का होता है। इसे जानने के पहले आपको पहले इसे जानना चाहिए। वो क्या है, देखिए कि किसी भी
पूर्णांक को अगर हम 2 से गुना कर दें तो वो सम संख्या हो जाता है, 4 से गुना कर दें तो सम संख्या हो जाता है, 6 से गुना कर दें तो वो सम संख्या हो जाता है, 8 से गुना कर दें तो सम संख्या हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब कोई भी पूर्णांक अगर 2q के रूप का रहे तो वो सम पूर्णांक होगा, 4q के रूप का रहे तो वो सम पूर्णांक होगा, 6q के रूप का रहे तो वो सम पूर्णांक होगा, 8q के रूप का रहे तो वह सम पूर्णांक होंगे, 10q के रूप का हो तो वो सम पूर्णांक होंगे। इसको हम लोग एग्जाम्पल के साथ अभी समझेंगे। देखिए 2q को ले लीजिए, 2q में q बराबर 1 2 3 4 5 डालते जाइए, कुछ भी डालिए। देखिएगा 1 भी सम है, फिर 2 सम है, 3 भी सम है, 4 सम है, 5 भी सम है, फिर 6 सम है। सम की सम हम कुछ भी डालेंगे इसका वैल्यू हर हाल में ये सम देता है। देखिए 2 इंटू 1 इक्वल टू क्या है 2, 2 इंटू 2 क्या है 4, 2 इंटू 3 क्या है 6, 2 इंटू 4 क्या है 8, 2 इंटू 5 क्या है 10, 2 इंटू 6 क्या है 12। ये सारे के सारे सम है। जबकि देखिएगा ये है तो आपका विषम यानी ऑड, ये है सम यानी इवन, ये है ऑड, ये है इवन, ये है ऑड, ये है इवन। लेकिन इधर जितना भी है सबके सब क्या है, सबके सब है इवन यानी सम संख्या। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग जब प्रूफ करेंगे उसमें इतना लिखेंगे नहीं, ये सब एग्जाम्पल नहीं लेना है, हमको एक थ्योरेटिकल प्रोसेस से इसको बनाना है। ठीक है, चलिए तो हम एक सवाल पकड़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है। 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप का होता है, ये हमें प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। q के साथ क्या मल्टीप्लाई है 6, आप यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में जानते हैं a = bq + r। q के साथ जो मल्टीप्लाई रहता है उसको क्या बोलते हैं b, तो आप b के पोजीशन पे 6 मान लीजिए। क्या मान लीजिए 6, और a कुछ भी मानिए, a को आप एक डिफरेंट वैल्यू नहीं मानना है, कोई भी एक इंटीजर मान लेना है। तो इसको बनाना कैसे है वो देखें। माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है, a कोई धनात्मक